हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 2 सॉल्यूशन। और ये इस सीरीज़ का 6th पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग देख रहे थे अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। द फर्स्ट वन वाज रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड द सेकेंड वन वाज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, दिस इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से पता चल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, मतलब कम हो जाएगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, पहले वो समझ लेते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर at which the solid and the liquid states of the substance have the same vapor pressure। आप लोगों को पता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है, जब जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट है सब्सटेंस की, उन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे लिक्विड विल चेंज इनटू सॉलिड। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सो दिस इज वेपर प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस, दिस इज वेपर प्रेशर ऑन द, दिस इज टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस। अब आप देखिए, ये सॉल्वेंट है, ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ क्या लिखा है, सॉलिड सॉल्वेंट लिखा है। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो आप देख रहे हैं जो वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। राइट, अब क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होते होते जब लिक्विड का टेम्परेचर आप कम करते जाएंगे तो लिक्विड कम होते होते एक बात उसका टेम्परेचर कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्वेंट में चेंज हो गया, फ्रीज हो गया, ऐसा समझिए आप। तो सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर था, अब सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेट है इसमें क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड और जो सॉलिड स्टेट है दोनों के वेपर प्रेशर एक हो गए हैं, उनकी सेम वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ होगी और कुछ टेम्परेचर पे ये चीज़ें हो रही हैं, किसी फिक्स टेम्परेचर पे। तो वो फिक्स टेम्परेचर क्या है आपका, वो फिक्स टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फिक्स टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। वो जो फिक्स टेम्परेचर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, फिर वो एक पॉइंट पे जब वो फ्रीज होना शुरू होता है, मतलब वो सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, उस टाइम पे लिक्विड और जो सॉलिड स्टेट है वो को एग्जिस्ट करती हैं, उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा उस टाइम में दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, एक जैसा है। और जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। जब आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया, सोल्यूशन बनाया, तो आपको पता है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये कम है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ये क्या है, कम है। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर जब कम हो गया तब भी जब आप टेम्परेचर कम करते जाओगे तो एक ना एक टेम्परेचर पे ये क्या होगा, फ्रीज होगा। तो अभी ये और नीचे टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर, तो पहले जो था वो है TF0, इसको मान लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और इसको मान लेते हैं TF। तो आप टेम्परेचर वाली एक्सेस से देखेंगे कि जो TF है दैट इज़ लेस देन TF0, जो TF है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लेस देन TF0। ठीक हो गया,
तो ये जो डिफरेंस है दिस इज व्हाट द डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। जो डेल्टा टी एफ है वो क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। जो डेल्टा टी एफ है वो क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है उससे कम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन फ्रीज होगा। और सॉल्यूशन कैसे बना है, बाय द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, बाय द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक हो जाएगा। तो ये है दोस्तों। अब आप देखिए, जैसे हमने क्या निकाला था, एक्सप्रेशन निकाला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक वैसे ही हम निकालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, राइट। और एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया है, जैसा हमने यूज़ किया था इन केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम द मोलैलिटी, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के इज अ कॉन्स्टेंट, एफ इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीजिंग पॉइंट। तो के एफ एक अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो के एफ क्या है, के एफ इज द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे वहाँ पर क्या था, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट था के बी। तो यहाँ पर जो के एफ है दैट इज द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, right, and it is defined as what, the depression in freezing point for 1 मोलल solution। अगर आप m की वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के एफ के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो हम लोग ये कंक्लूड करते हैं बिकॉज डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब ये नंबर से रिलेटेड है और केवल नंबर पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको करना क्या है, आपको m का एक्सप्रेशन रख देना है। तो जैसे हमने सेम वैसा ही है जैसा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और m का एक्सप्रेशन हमने आपको बताया था, दिस इज व्हाट, द मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डब्ल्यू ए बाई एम ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी। और अगर ये ग्राम में है तो यहाँ हम लिख देते हैं 1000। तो हमारे पास फुल एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी 1000 इंटू एम ए। तो यहाँ से हम एम ए या बाकी किसी और अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें बाकी सारे के सारे वैल्यूज़ पता है, राइट। तो ये था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है डेली लाइफ में, वो है एंटी फ्रीज सोल्यूशन। अब आप देखिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम किया जा सकता है। सीधा सीधा इसका मतलब है, एक एक्सप्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए वाटर है और आपको पता है वाटर कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर तो क्या है, प्योर सॉल्वेंट। जब मैंने NaCl एक्वस बनाया, मतलब वाटर में मैंने सोडियम क्लोराइड ऐड करके सॉल्यूशन बनाया, तो क्या वाटर
क्या ये सोल्यूशन अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा? नहीं, इट विल फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक होगा, नेगेटिव टेम्परेचर पे ये फ्रीज होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जो वाटर है NaCl के साथ सोल्यूशन फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, सॉलिडिफाई नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, एक बार फिर से समझिए। वाटर फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब मैंने वाटर में NaCl मिलाया, कितना भी क्वांटिटी, तो सोल्यूशन बन गया, चाहे कम या ज़्यादा, कितना भी क्वांटिटी मैंने मिलाया, सोल्यूशन बन गया। अब वो सोल्यूशन जो है जिसमें अभी भी आपको पानी क्लियर दिखाई देता है, जैसे आप घर में नमक पानी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो जब आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दोगे तो सोल्यूशन तो बन गया। सोल्यूशन बनने के बाद अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दोस्तों वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये सॉलिडिफाई नहीं होगा, ये मतलब है। और इसी से रिलेटेड है हमारा एंटी फ्रीज सोल्यूशन। क्या होता है एंटी फ्रीज सोल्यूशन? नाम से पता चल रहा है, देखिए फ्रीज नहीं होने देगा सोल्यूशन को, उसके सॉल्वेंट को, उसके नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो उसको हम कहते हैं एंटी फ्रीज सोल्यूशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, व्हेन वी ऐड इथाइलिन ग्लाइकॉल इन वाटर। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, एक केमिकल है। राइट, अगर हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को क्या मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का उसको कम कर देता है। और आपको तो पता ही है जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाने से वाटर अभी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी लिक्विड स्टेट में रहेगा और कुछ नीचे जाके ये क्या होगा, फ्रीज होगा। मान लीजिए ये 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो -5 से ऊपर कई टेम्परेचर है, -4, -3, -2, -1, 0 और इसके बीच भी रेंज है। राइट, तो इतना सारे टेम्परेचर में ये किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। यही है कमाल किसका, एंटी फ्रीज सोल्यूशन का। और इसको यूज़ किया जाता है किसमें, रेडिएटर्स ऑफ कार। अब तो कार्स में रेडिएटर्स आते हैं या नहीं आते हैं, बट पहले के टाइम में रेडिएटर ऑफ कार में जहाँ पानी भरा जाता था उसमें, क्योंकि ठंडी जगह में वो पानी फ्रीज होके कार की फंक्शनिंग को ख़राब ना कर दे, इसलिए वहाँ पानी के साथ साथ क्या मिलाया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और ये बहुत ठंडी जगहों में, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर की जगह में होते थे तो वहाँ पर आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। बट बहुत ठंडी जगह में जहाँ स्नोफॉल हो रहा है, जहाँ पानी के जमने का डर है, वहाँ क्या मिलाते थे, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाते थे। ठीक है, तो अब तो कार्स में रेडिएटर्स यूज़ होते नहीं हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस कर दिया है। इसके बाद दूसरा जो है, आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। राइट, हमारे यहाँ भी होता है बट इतना नहीं होता है। तो यूरोप में या अमेरिका में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल जब होगा तो सारे हाईवेज जैम हो जाएंगे, तो उन हाईवेज से आपको जो स्नो है वो रिमूव करनी पड़ेगी। तो स्नो को अगर आप मैनुअली रिमूव करेंगे या मशीन के जरिए भी रिमूव करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, या जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो क्या करते हैं, स्नो में NaCl सॉल्ट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और CaCl2 या ऐसे ही कुछ सॉल्ट को मिला देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन बनने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा वाटर का। इसका क्या मतलब है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो आइस बनी होगी, या 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो आइस ही है। राइट, तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी मान लीजिए -5, -4, -3, -2, जितना आपने ये क्वांटिटी ऐड की है उस हिसाब से इतना नीचे भी वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में ही होगा, क्योंकि वह प्योर वाटर न रह के वो सोल्यूशन बन गया है। ठीक है, प्योर वाटर तो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो सॉलिडिफाई हो ही जाएगा, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट प्योर वाटर, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल solute with solvent।
तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जब ये लिक्विड बन गया तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बह जाएगा सड़कों से, और सड़कें क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। तो ये बहुत आसान तरीका होता है स्नो को हटाने का। बट इससे क्या हो जाता है, एक और दिक्कत ये है कि जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उसकी किल्लत हो जाती है जगह में, देश में जहाँ ये काम हो रहा है, फिर भी इसको यूज़ किया जाता है। So this was the depression and freezing point, number 3 colligative property। इसके बाद जो नंबर 4 colligative property है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो देखिए ऑस्मोसिस क्या है दोस्तों, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोसिस है दोस्तों the phenomena of the flow of solvent through a semi permeable membrane। क्या है दोस्तों, the phenomena of flow of solvent through a semi permeable membrane from solvent to the solution, from solvent to the solution or from solution of lower concentration to higher concentration, it is called what, solution, it is called osmosis। तो एक बार फिर से आप इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए आगे समझना। ऑस्मोसिस क्या है, राइट। तो एक फिनोमिना है जिसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हम सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में दोनों टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्वेंट के भी, सॉल्यूट के भी। तो ऑस्मोसिस में हो क्या रहा है, केवल और केवल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, किसके थ्रू ये मूवमेंट हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नाम से पता चल रहा है, ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने में से जाने देती है, केवल कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने में से जाने देती है। और इस केस में वो कुछ मॉलिक्यूल कौन है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो पहली बात कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को जाने देती है। कौन जाने देती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM इसको हम शॉर्ट में कह लेते हैं। कहाँ से कहाँ, देखिए दो चीज़ें हैं, या तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या तो फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन से अगर सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन में अंतर, यहाँ क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। तो एक बार फिर से हम समझते हैं ऑस्मोसिस को। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है दोस्तों, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो होता है। किसके थ्रू होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। कहाँ से कहाँ होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और बहुत बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इसके हैं डेली लाइफ में, राइट। एक अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो देखिए, हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर के बीचों बीच क्या रखा गया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब जो केवल कुछ मॉलिक्यूल को जाने देते हैं। और जनरली वो कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। जैसे अगर आप कभी चाय छानते हो तो जो स्ट्रेन, जो मेस हम यूज़ करते हैं, तो वो भी तो सेमी परमिएबल है। वो केवल जो टी के मॉलिक्यूल हैं उनको जाने देती है, और जो टी लीफ है उनको रोक देती है, तो वो भी तो सेमी परमिएबल है, राइट। तो यहाँ एक कंटेनर के बीचों बीच हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी है। अब आप देखिए, जो बड़े सर्कल में, पिंक सर्कल में आपको दिखाई दे रहे हैं, स्फेयर आपको दिखाई दे रहा है, वो है शुगर के मॉलिक्यूल। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल है। और जो ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, वो क्या है दोस्तों, वाटर मॉलिक्यूल हैं। सिंपल। अब आप ही बताइए कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से
कौन से मॉलिक्यूल जा पाएंगे? ऑब्वियसली जो छोटे वाले हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से यहाँ जा पाएंगे। ठीक होगा। अब यहाँ से यहाँ क्यों, ये भी समझ लीजिए। वाटर हमेशा क्या करता है, हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ फ्लो होगा। जहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से कहाँ फ्लो होगा, जहाँ इसका अमाउंट कम है। ठीक होगा। बट हमने इसको किसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखा है, यहाँ पर शुगर के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। अब देखिए, जो लेफ्ट हैंड वाला कंपार्टमेंट है, ये वाला, यहाँ जो कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें शुगर के कितने मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है? 1। जो राइट हैंड वाला कंपार्टमेंट है, वहाँ शुगर के एटलीस्ट 4 मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, राइट। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का, और यहाँ क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का। तो वाटर के मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, या लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की तरफ फ्लो होंगे। इसी को आप इस तरीके से भी समझिए, अगर यहाँ शुगर के मॉलिक्यूल 1 हैं, तो अगर आप ब्लू डॉट यहाँ काउंट करोगे तो वो ज़्यादा निकलेंगे, और इस तरफ अगर आप शुगर के मॉलिक्यूल देखिए 4, यहाँ ब्लू डॉट काउंट करोगे तो वो ज़्यादा होंगे। तो कुल मिला के जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ वाटर का अमाउंट है हाई, केवल वाटर का, और जबकि राइट हैंड साइड में वाटर का अमाउंट है लो। तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर। बट उसको हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में तो ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, तो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सोल्यूट का अमाउंट जहाँ कम है वहाँ से उस तरफ जाएंगे जहाँ सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा। और ये कब तक जाएंगे, जब तक कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। देखिए, अब अगर आप ऑस्मोसिस के बाद की पिक्चर देखेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड और यह राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में देखिए वाटर का अमाउंट कम हो गया, तो वाटर का अमाउंट कम हो गया, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया होगा, राइट। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हुआ है क्योंकि सॉल्वेंट चला गया है, और सॉल्वेंट का भी कंट्रीब्यूशन है सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम होने से या अमाउंट कम होने से ये डिनोमिनेटर में है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा। और यहाँ आप देखिए राइट साइड में सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो गया है, बढ़ गया है। सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ गया हो गया, अभी सॉल्यूट उतना ही है बट सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ गया है, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया होगा, राइट साइड में कम हो गया होगा। तो पहले यहाँ हायर था, यहाँ लोअर था, ठीक है, ये वाटर की बात हो रही थी। बट अगर हम शुगर का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो पहले यहाँ था लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हम बता रहे हैं, और यहाँ है हायर। तो ऑस्मोसिस के बाद ये बढ़ जाता है और ये कम हो जाता है, और दोनों ये ऑस्मोसिस कब तक चलता रहेगा, जब तक कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन केवल ये लेवल से मतलब नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यूमेरिकली, और उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब एन तो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज होने से यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और यहाँ कम हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या है दोस्तों, ऑस्मोसिस है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, किस चीज़ से बनता है, ये पिक्स ब्लैडर हो सकते हैं, जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट ऑफ, ये हो सकता है कॉपर, क्यूप्रस हेक्सासाइनोफेरेट, इसका यूपीएससी नाम शायद मैं गलत भी बोल रहा हूँ, पर इस कंपाउंड का जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट, या पार्चमेंट पेपर आपने बायो के एक्सपेरिमेंट देखा होगा, या जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी या और एनिमल्स की, वो भी क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं डेली लाइफ में ऑस्मोसिस का। देखिए एक्स को हमने क्या करना है, डाइल्यूट HCl में डिप करना है, राइट।
तो इससे क्या होगा, जो एग की आउटर कवरिंग रिमूव हो जाती है। तो कभी भी आपने एग को बॉईल किया होगा, उसके बाद जो आउटर कवरिंग को आप हटाते हैं तो अंदर से एक आपको मेम्ब्रेन दिखती है पतली सी। तो वही मेम्ब्रेन क्या है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन है इस केस में, क्योंकि एग अपने आप में एक सेल है। और वो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल। तो पहला स्टेप हमारा है, एग को डिप कीजिए डाइल्यूट HCl में, तो आउटर कवरिंग रिमूव हो जाती है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, वो HCl के साथ रिएक्ट कर जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है उसमें। फिर एग को वाटर में आप डिप करेंगे। तो देखिए, एग को जब हमने वाटर में डिप किया तो वाटर में सॉल्वेंट है वाटर, और आपको पता है एग के अंदर भी काफ़ी अमाउंट में पानी होता है, बट बाहर जो पानी है यहाँ, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से पानी अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो ये एग में आपको क्या दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सो इट स्वेल्स, ठीक होगा। दूसरी बात हम क्या करते हैं, इसी एग को हमने रखना है कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, काफ़ी कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl में रखना है। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, एग के अंदर जो सोल्यूशन बना है, वाटर के साथ प्रोटीन मिक्स होता है अंदर, तो यहाँ डाइल्यूट सोल्यूशन है, जबकि बाहर कॉन्सनट्रेटेड है। तो क्या होगा, एग के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा और इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और ये हो जाएगा श्रिंक। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। ऐसे ही ब्लड सेल में भी ऑस्मोसिस होता है। देखिए, when blood cells are kept in isotonic solution, isotonic solution का मतलब same concentration inside and outer side, they remain unchanged। तो देखिए ये जो रेड है आपको दिखाई दे रहा है, अब ये तो पेन दूसरा लेना पड़ेगा। ये जो सेल है ये आपको क्या दिखा रहे हैं, रेड ब्लड सेल दिखा रहा है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर और बाहर एक जैसा कॉन्सेंट्रेशन है आइसोटोनिक, तो आपको ओवरऑल कोई मूवमेंट दिखेगा नहीं, ठीक है, मूवमेंट हो रहा होगा बट वो इक्विलिब्रियम वाला मूवमेंट हो रहा होगा, जितना अंदर जा रहे हैं उतने बाहर, ठीक है। जब इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक का मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखेंगे, तो आप देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और ये जो रेड ब्लड सेल हैं ये श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है। जब इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ RBC के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम है, तो सॉल्वेंट अंदर आएगा और इतना अंदर आएगा कि जो रेड ब्लड सेल हैं वो बर्स्ट कर सकती हैं, वो फट सकती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए, जब आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो जितना अंदर वाटर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो काफ़ी ज़्यादा पानी बाहर जाएगा, ये श्रिंक कर जाएंगी, और जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो काफ़ी पानी अंदर आएगा, ये सॉल्वेंट अंदर आएगा और ये बर्स्ट कर सकते हैं, ये फट सकती हैं। तो ये था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये तो था ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो एक बार फिर से हम समझते हैं, ये है सॉल्वेंट, राइट, और राइट हैंड साइड में हमने रखा है सॉल्यूशन, बीच में लगाया है SPM। तो आपको पता है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन से इधर को जाएंगे, राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होंगे। लेफ्ट से राइट की तरफ जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का बढ़ेगा, सॉरी जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड करेगा, राइट। अब आप देखिए जनरली दोनों पहले के ये दोनों इक्वल प्रेशर में थे, ठीक है। जब सॉल्वेंट यहाँ से मूव करना शुरू किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक होगा। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कितना मैं मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊं कि ये पिस्टन बिल्कुल भी मूव ना करे, क्योंकि अगर पिस्टन मूव कर रहा है ऊपर की तरफ तो अगर मैं ऊपर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं जो कि इस केस में पाई है, तो ये पिस्टन बिल्कुल मूव नहीं करेगा, ठीक होगा। और पिस्टन मूव नहीं करेगा इसका सीधा मतलब है कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये रोक रहा है किसको, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कंपार्टमेंट ऑफ सॉल्यूशन। यही तो बात है, जो एक्सटर्नल प्रेशर में अप्लाई कर रहा हूँ अगर वो पिस्टन को मूव करने से रोक रहा है, इसका मतलब है वो क्या रोक रहा है, वो बेसिकली रोक रहा है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन।
तो ये जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर हमने लगाया है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो रोकने के लिए, इसी को दोस्तों हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे हम देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन देखिए, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन। सोल्यूशन की तरफ अप्लाई किया है हमने, यहाँ देखिए सॉल्वेंट में नहीं अप्लाई करना है, सोल्यूशन में अप्लाई करना है। टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इन टू इट, सोल्यूशन में सॉल्वेंट का पैसेज हमने रोकना है थ्रू एसपीएम या ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया है वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, द minimum excess pressure which must be applied to a solution to prevent the osmosis of solvent into solution is called osmotic pressure। तो osmosis को जो रोक दे, और जो minimum pressure, क्योंकि अगर 5 यूनिट का प्रेशर हम लगाते हैं तो वो भी रोक देगा, इवन 10 का लगाते हैं तो वो भी ऑब्वियसली रोकेगा। तो जो मिनिमम प्रेशर रोक पा रहा है उसी को हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सीधा सीधा एक इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो पाई यहाँ पर डिनोट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। ये वेंट हॉफ ने ये इक्वेशन दिया था, तो ये है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो आर क्या है? कांस्टेंट है, गैसेस कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट रहेगा। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो किसी भी यूनिट में हम रिप्रेजेंट करें। अगर मोलैरिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्योंकि जो पाई है वो सी पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है दोस्तों? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। सो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। अब जैसा कि हमने पहले किया था, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो देखिए पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी इज इक्वल टू होता है एन बाई वी, तो इसमें रख दीजिए। तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन बाई वी इंटू आर टी। अब एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? पाई इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी बाई वी। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, डब्ल्यू ए बाई क्या लिखना है दोस्तों यहाँ? एम ए। तो ये एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए? मोलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि इस केस में है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए आर टी ओवर वी। तो यहाँ से हम एम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर बाकी चीज़ें हमें दी हैं तो, राइट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है सेम कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है ज़्यादा। जो हमारा सोल्यूशन है उससे ज़्यादा अगर सोल्यूशन है किसी सोल्यूशन का, तो हमारे सोल्यूशन के कंपैरिजन में या सोल्यूशन अंडर स्टडी के कंपैरिजन में वो हाइपरटोनिक हो गया, और अगर उसका कम है तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। एक लास्ट टर्म इसमें रह जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं पहले। ये जो डायग्राम हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का समझा था, इसमें आप देखिए हमने क्या कहा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू एसपीएम, राइट। ये है ऑस्मोसिस। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम सर्टेन प्रेशर लगाऊं तो जो क्या कर सकता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रोक सकता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लीजिए वो 5 यूनिट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए वो 5 यूनिट है, ठीक होगा। बट अगर मैंने यहाँ 5 यूनिट से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, 10 यूनिट का प्रेशर मैंने इधर अप्लाई किया, पाई की वैल्यू 10 आ गई, तो ये जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आएगा, ऑब्वियसली आएगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ वॉल्यूम रिड्यूस होगा, और अब क्या होगा? जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो उल्टा फ्लो करेंगे। पहले तो अपने आप से यहाँ आ रहे थे, बट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अभी यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, या सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो यही प्रोसेस क्या है?
रिवर्स ऑस्मोसिस है। और रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप होता नहीं है, हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, जबकि ऑस्मोसिस अपने आप होता है, राइट। तो ये आपको समझ में आया होगा। ऑस्मोसिस का जो उल्टा है, जैसे नाम से पता चल रहा है, वही क्या है दोस्तों, रिवर्स ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस का जो उल्टा है वही क्या है दोस्तों, रिवर्स ऑस्मोसिस है। ठीक हो जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हमें एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट कैन मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम यहाँ पर फ्रॉम आएगा, फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट और फ्रॉम हायर सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आप देखिए, यहाँ फ्रेश वाटर है मतलब सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्ट वाटर है मतलब सॉल्यूशन है। यहाँ हमने प्रेशर अप्लाई किया ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये कंप्रेस होगा और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अभी आप देखिए फ्लो इधर है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल, और इसमें केवल प्योर सॉल्वेंट ही होगा, राइट। अब प्योर सॉल्वेंट होगा तो यहाँ से आपको वाटर मिलेगा। तो ये जो टेक्निक है ये यूज होता है इन द डीसेलाइनेशन ऑफ वाटर। डीसेलाइनेशन ऑफ वाटर का मतलब सेलाइन वाटर में जो सॉल्ट कंटेंट है उससे अगर आपको प्योर वाटर चाहिए, तो क्योंकि हमें यहाँ प्योर वाटर मिल रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है, डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर है। आप अगर खारे पानी को पीना लायक पानी बनाना चाहते हो तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसको हम कह रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और आपने सुना भी होगा आरओ, बहुत कॉमन है ये आरओ, बिल्कुल यही टेक्निक यूज़ करता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। इसमें हमें प्रेशर अप्लाई करना है और वाटर को पास कराना है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी सॉल्ट हैं, वो सेमी परमेबल को तो पार नहीं कर पाएंगे, केवल वाटर के मॉलिक्यूल पार कर पाएंगे, राइट। तो ये वाटर प्योरिफिकेशन का एक टेक्निक है। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय आरओ, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा पार्ट 6 ऑफ द सोल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इसमें हमने देखा रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और उससे पहले हमने देखा व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोसिस, और उससे पहले हमने देखा था व्हाट इज द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार नहीं आया तो आप बार बार इसको देख सकते हैं, और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। सो दिस वाज पार्ट 6 ऑफ सोल्यूशन चैप्टर 2 क्लास 12 केमिस्ट्री, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक